Dear student of class 10th, today I will teach you history chapter first, the rise of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय. In 1848, the French artist prepared the series of 4 prints visualizing his dreams of world. मेनली ये राष्ट्रवाद की भावना जो शुरू हुई थी 1830 के बाद शुरू हुई थी और इसमें कई कंट्री शामिल थे. पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी, ग्रीस, फ्रेंच. तो उस टाइम का फ्रेडरिक फ्रांस का एक आर्टिस्ट था. उसने 4 प्रिंट बनाए थे. उसमें से एक प्रिंट ये बुक में दिया गया है. तो इस प्रिंट के आधार पर ये देखने को मिल रहा है कि इसमें द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका. यहाँ यूरोप और अमेरिका के लोग, हर उम्र के आदमी और औरत इसमें शामिल हैं और झंडा ले करके चल रहे हैं और उनके सामने है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की मूर्ति. ये लोग स्वतंत्रता को एक देवी के रूप में मानते थे और उस देवी के एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में लिस्ट है. तो मशाल जो है वो ज्ञान को प्रदर्शित करता है और लिस्ट में क्या है, ये नागरिक जो हैं उनकी मांगे हैं, क्या हमको चाहिए नेशनलिज्म के लिए, उनके राइट्स ऑफ मैन इन द अदर हैंड्स. ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द shattered remains of the symbols of absolutist institutions. और क्या है, उस मूर्ति के बगल में कुछ खंडहर टूटे हुए पड़े हुए हैं. वो क्या है, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस. एब्सोल्यूटिस्ट क्या है, लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ द रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड. इन हिस्ट्री द टर्म रिफर्स टू ए फॉर्म monarchical government that was centralized, militarized and repressed. तो इसमें राजतंत्र की भावना. एब्सोल्यूटिस्ट क्या है, निरंकुशवाद. ऐसा राजा, एक ही राजा रहेगा, वो मर जाएगा तो उसका बेटा राजा बनेगा. ऐसे ही उस राजतंत्र को ख़त्म करने के लिए नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना शुरू हुई थी. तो उसमें निरंकुश राजा लोग होते थे कुछ, और कुछ उदारवादी भी होते थे. तो निरंकुश राजा प्रजा को ध्यान न दे करके अपने ऊपर ध्यान देता था और प्रजा को कष्ट देता था. और उदारवाद वाले जो राजा थे तो वो अपनी प्रजा पर भी ध्यान देते थे. लेकिन निरंकुशवाद वालों से लोग, जनता परेशान हो गई थी और इसीलिए अपना एक राष्ट्र बनाना चाहती थी. कैसा राष्ट्र का मतलब क्या होता है, तो A nation is formed by a common language, race, religion or territory. क्या होता है, जिसमें ऐसा राष्ट्र जिसमें सबकी एक समान भाषा हो, एक जाति हो, एक धर्म हो और क्षेत्र रहने के लिए जगह हो. तो ऐसा नेशनलिज्म वो लोग चाहते थे. और दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सॉरू इन फिगर. और जो ये फ्रेडरिक ने अपने फिगर में बनाया है, यही उस समय के क्रांति का चित्र है. During the 19th century, nationalism emerged as a force which
brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. फिर 19th सेंचुरी धीरे धीरे ये आंदोलन जोर पकड़ता गया और जब 19th सेंचुरी में आया तो इसमें बहुत से चेंजेस हो गए, बहुत से बदलाव हो गए यूरोप में. द एंड रिजल्ट ऑफ द चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनास्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप. अब इसमें कई जगह यूरोप में कई जगह जहाँ राजतंत्र था वहाँ नेशन स्टेट राष्ट्र राज्य बन गया, जहाँ लोग अपना मत दे करके राजा चुनते हैं, वैसा राज्य कई जगह बन गया. बट अ नेशन स्टेट वाज द वन ऑफ द विच मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूल्स came in develop as a sense of common identity, shared history or descent. This तो इसमें 19वीं सदी में राष्ट्रवाद एक ताकत के रूप में उभरा और धीरे धीरे कई राज्य राष्ट्र राज्य बन गए और उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव एक दूसरे में हो गई और इसके संघर्ष में बहुत से लोग शामिल थे, नेता, कॉमन पीपल, सामान्य आदमी भी, सब लोग शामिल थे. दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू व्हिच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन द 19th सेंचुरी यूरोप. और यह चैप्टर कई प्रकार की प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जो 19वीं सदी यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए, उनके बारे में ये चैप्टर बताएगा. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन. क्या है? फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार उनके मन में आया. द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789. फ्रांस में पहली बार 1789 में ये लोगों के मन में विचार आया कि राष्ट्रवाद, एक राष्ट्र अपना होना चाहिए. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड practices that could create a sense of collective identity among the French people. The ideas of la patrie, the fatherland, and the le citoyen, the citizen, emphasized the nation of the entire community enjoying equal rights under a constitution. क्या था उन लोगों के अंदर? फ्रांसीसी क्रांतिकारी जो थे, कई कदम अपना आगे बढ़े और अपना पहचान बनाने लगे, जिसमें पैतृक जमीन और नागरिक, ऐसे इन लोगों के अंदर विचारधारा आई और इस तरह उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली, जो संविधान के अंतर्गत उन लोगों ने समान अधिकार प्राप्त करने की बात करी और इस प्रकार पुराना झंडा बदल करके नया ट्राई कलर झंडा बनाया गया. द स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स. और फिर उस समय जो जनरल चुना गया तो वो सिटीजन्स, नागरिकों द्वारा चुना गया. नेशनल असेंबली बनाई गई. न्यू हाइमन्स वेयर कंपोज्ड, oaths taken, the martyrs commemorated. इस तरह फिर धीरे धीरे कई सुधार होने लगे. The revolutionists further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism. In other words, to help the other people to Europe to become nations. इस तरह यूरोप में कई जगह राष्ट्र राज्य, अपना राज्य बन गया और लोग एक दूसरे से मिल करके बताने लगे
नेशनलिज्म के बारे में। फिर धीरे धीरे क्रांति और बढ़ती चली गई। व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स ऑफ द फ्रांस द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लासेज बिगन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। फिर यूरोप के कई भागों में ये क्रांति बढ़ने लगी, तो स्टूडेंट्स, विद्यार्थी और एजुकेटेड मिडिल क्लासेस के लोग एक क्लब बनाए, जैकोबिन क्लब्स। वहाँ अपना मीटिंग किया, विचार किया नेशनलिज्म लाने के लिए। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू द हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड। अब क्या हुआ, फिर इन लोगों ने अपना फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया। एंड 1719 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में ये क्रांतिकारी घुस गए और युद्ध होने लगा। लोग जो जगह जीतते जाते थे उस जगह पर नेशनलिज्म का झंडा फहराते जाते थे और इस तरह क्रांति आगे बढ़ती चली गई। Within the wide swathe of the territory that came under his control, Napoleon set about the introducing many of the reforms of the he had already introduced in France. फ्रांस के आर्मी हेड नेपोलियन जो था वह भी प्रजातंत्र लाना चाहता था, राजतंत्र। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। उस समय का बहुत ही कड़ा शासक था और प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था और पूरा अपना शासन चलाता था नेपोलियन। इस तरह ये अपना नियम बनाया। नेपोलियन के नियम से 1804 में इसका नियम आया और जन्म पर आधारित विशेषाधिकार जो था कई तरह के अधिकारों को समाप्त कर दिया और कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। टैक्स, ये सामंती टैक्स से मुक्ति दिलाया किसानों को। फिर धीरे धीरे कई तरह के बदलाव किया। कारीगर, मजदूर, किसान, कई लोगों को कुछ स्वतंत्रता महसूस हुई। इस प्रकार however in the areas conquered the reactions of the local populations of the French were mixed. Initially in many places such as Holland and Switzerland as well as the certain cities like और भी शहर जैसे मुर्सिल, बेंज, मिलान, वारसा, इन सब जगहों पर ये लोग जीत प्राप्त करते जाते थे और फ्रांस का नियम उस पर लादते जाते थे और इस तरह कई बदलाव आए। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन इनटू द फ्रेंच आर्मीज required to conquer the rest of the Europe all seem to outweigh in the advantages of the administrative changes. इस तरह कई तरह के प्रशासनिक परिवर्तन और उसके फायदे नजर आने लगे। नेक्स्ट, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। दिस विल I will teach you next time.